गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात कर रहे हैं सीटेट एग्जाम में महत्वपूर्ण 75 सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में आता है, इसलिए इसका हम लोग अच्छे से दिमाग में रखेंगे और इसका हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सवाल नंबर 1, फ्रेश वाटर सोर्स क्या है? तो फ्रेश वाटर का सोर्स जो है सबसे अच्छा ग्लेशियर है। ये आपको ग्लेशियर बर्फ वाला होता है, ये सबसे जो है फ्रेश वाटर का सोर्स है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको दिमाग में आ गया होगा, इसे कंप्लीट दिमाग में रखना है। सवाल नंबर अगला की ओर हम पढ़ते हैं। ये चित्रकाठी यानी पेंटिंग कहाँ की है? तो चित्रकाठी या पेंटिंग कहाँ की है? तो ये जो है महाराष्ट्र की है। इसका ऑप्शन महाराष्ट्र सही होगा, ये महाराष्ट्र चुनाव करना है। तो चित्रकारी पेंटिंग जो है चित्रकाठी पेंटिंग का नाम है, ये महाराष्ट्र की है। सवाल नंबर 3 को और बढ़ते हैं। कौन सा पक्षी पेड़ के तने में घोंसला बनाता है? बसंत गौरी, ये पक्षी का नाम है। भारत में सबसे लंबी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत में सबसे लंबी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। ये सवाल आपका 4 था, इसका भी अच्छे से दिमाग में रखना है। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जो है सबसे लंबी ट्रेन चली थी, ये भारत की सबसे लंबी ट्रेन। अब सवाल आगे हम बात करते हैं। आगे के दांत नुकीले और तेज, ये सवाल नंबर 5। एक बच्चा अपनी माँ के साथ, भाई के साथ और दादा के साथ रहता है, तो वह किस फैमिली से बिलोंग करता है? यह ज्वाइंट फैमिली है। अब ये ज्वाइंट फैमिली है, उसमें माता पिता और दादा दादी भाई बहन रहते हैं। तो इस तरह से ये ज्वाइंट फैमिली में जो है बिलोंग करता है, ज्वाइंट फैमिली में रहता है। तो ये सवाल आपको दिमाग में रखना है। सवाल नंबर 6, किस फैमिली में बिलोंगिंग करता है? यह ज्वाइंट फैमिली क्लियर हो चुका। 7 के देख रहे हैं। कोझिकोड किस राज्य में पड़ता है? केरल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आते रहता है। तो कोझिकोड जो जगह है किस राज्य में पड़ता है? ये केरल में है। तो केरल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो इस तरह से इसका नाम भी थोड़ा अटपटा है, इसीलिए इसको हमको दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाएंगे। सवाल नंबर 8, रेल टिकट में किस चीज़ का विवरण नहीं मिलता है? रेल टिकट जो हम लोग रखते हैं या रेल टिकट लेते हैं तो उसमें क्या चीज़ का नहीं रहता है? तो इसमें हम सवाल देख रहे हैं कि इसमें जो हमारा रहेगा वो ट्रेन का नाम नंबर रहता है, यात्रियों के लिंग आयु रहता है, यात्री का नाम नहीं रहता है। ये नाम नहीं, सी वाला ऑप्शन होगा। तो इस तरह से जो है यात्री का नाम नहीं रहता है, बाकी आपको सारा जो है तीनों डिस्क्रिप्शन रहता है। मगरमच्छ का शिकार क्यों किया जाता है? मगरमच्छ का शिकार क्यों किया जाता है? मांस और खाल के साथ साथ दवाई और व्यवसाय कार्य के लिए। मगरमच्छ का शिकार इसलिए किया जाता है कि उससे मगरमच्छ से मांस भी और खाल भी निकलते हैं और उसके मगरमच्छ से दवाई और व्यवसाय के कार्य में आता है। तो ये इतना बेनिफिट है, मांस भी उससे हम लोग निकाल लेते हैं, खाल भी निकाल लेते हैं और उस दवाई भी निकाल लेते हैं। बोरा चावल की एक किस्म है जिसे कहाँ खाया जाता है? असम में। ये बोरा चावल का एक किस्म का नाम है, ये कहाँ खाया जाता है, कहाँ उपजता है? तो असम में उपजता है। ये भी सवाल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो बोरा चावल का किस्म का नाम है, तो बोरा कहाँ होता है? असम में होता है। ये भी सवाल अच्छे से आपको कंप्लीट में रखना है। और सवाल नंबर 11 की ओर हम बढ़ रहे हैं। मधुमक्खी का छत्ता जो है वो क्या करता है, किस काम में आता है? तो मधुमक्खी की छत्ता जो है उसमें रानी मधुमक्खी अंडा देती है। मधुमक्खी का छत्ता जो है वो रानी मधुमक्खी उसमें अंडा देती है, इसका ये कार्य है। और मधुमक्खी जो है ये अक्टूबर से दिसंबर तक जो है इसका मधुमक्खी का छत्ता लगता है और इसका पालन किया जाता है। अरब सागर के किनारे स्थित राज्य कौन कौन सा है? अरब सागर से कौन कौन सा राज्य लगते हैं? ये ऑप्शन में आता है। तो कर्नाटक, केरल, गुजरात, ये तीनों जो है ये हमारे राज्य जो है अरब सागर के किनारे से स्थित है, ये लगते हैं। तो तुम्हें भी आपको कंप्लीट दिमाग में रखना है। तो कर्नाटक, केरल, गुजरात ये अरब सागर से समीप हैं, सटे हुए हैं। ये राज्य इससे जो है ये टच करते हैं, आसपास करते हैं। तो ये भी सवाल हो गया। अब सवाल नंबर आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा जो है ये सवाल आप देख लिए, मधुबनी चित्रकारी, ये बहुत बार सवाल आ चुका है। तो मधुबनी चित्रकारी बिहार में है, ये बिहार में इसी का है। तो ये चित्रकारी जो है मधुबनी बिहार में है, ये बिहार में प्रसिद्ध है, इसलिए इसको दिमाग में रखना है। तो ये आपको कंप्लीट हो गया। एक चित्रकाठी भी था, वो भी कंप्लीट आपको पहले करवा दिया गया है। तो इस तरह से जो है हमेशा चित्रकारी से भी एक सवाल आते हैं, इसलिए चित्रकारी लेसन पर एक जो है वीडियो जो है बना हुआ, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से देख करके ले सकते हैं या प्ले लिस्ट जा करके ढूंढ सकते हैं। तो ये हमारा मधुबनी चित्रकारी जो है बिहार से संबंधित है। बाला का फुल फॉर्म क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड। बिल्डिंग एज लर्निंग एड ये बहुत ही चर्चित वर्ड है, तो इसलिए बाला का फुल फॉर्म बिल्डिंग एज लर्निंग एड दिमाग में रखना है। तो इस तरह से फुल फॉर्म से सवाल आते हैं। फुल फॉर्म का भी एक जो हमारा है ये बनाया हुआ है, एक जगह से इकट्ठा करके ये बनाया गया है।
तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, ये सवाल आपको दिमाग में रखना है। समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? तो इसका अनुसार है प्रत्येक बच्चों को सीखने का अवसर प्रदान करना। यानी समावेशी बच्चा जब रहता है समावेशी कक्षा, तो उसमें सारे बच्चे जितना भी प्रेजेंट उपस्थित है सारों को सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो इसीलिए जो है बच्चों के सिखाने के लिए सबसे अच्छा ये माध्यम है। तो प्रत्येक बच्चे को अवसर प्रदान मिलता है समावेशी में। सवाल नंबर 17, कलमकारी छापे किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। कलमकारी छापे किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कलमकारी छापे किस राज्य के है? आंध्र प्रदेश है। ये आंध्र प्रदेश दिमाग में रखना है। मूल्यांकन का उद्देश्य, मूल्यांकन जो हम लोग करते हैं, तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या बच्चों पर पड़ता है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर है शिक्षण अधिगम में सुधार करना। यानी मूल्यांकन के द्वारा हम लोग बच्चों में शिक्षण अधिगम में सुधार किया जा सकता है, और मूल्यांकन से ही पता चलता है कि शिक्षण का अधिगम क्या है, किस स्थिति में चल रहा है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को किस भाषा में पढ़ाना चाहिए? प्राथमिक माने लोअर प्राइमरी जो है विद्यालय, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को किस भाषा में पढ़ना चाहिए? तो मातृभाषा में। यानी आपको नर्सरी LKG UKG जो है क्लास जो है प्राथमिक 5 तक, तो नर्सरी से 5 तक जो बच्चों को है मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए, ताकि वे अपनी मातृभाषा में समझे और सरल सुविधा अनुसार वो सीखे, और उनको सीखने की जो है वो रफ्तार अच्छा रहे, गति अच्छा रहे। तो ये भी ध्यान देना है। अमूर्त चिंतन, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमूर्त चिंतन क्या है? ये अमूर्त चिंतन जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। अमूर्त चिंतन किस के अंतर्गत आता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है, और ये बच्चों में 11 से 15 की आयु तक में होते हैं। 11 वर्ष से 15 वर्ष तक की आयु है, उसमें जो है अमूर्त चिंतन होता है। और मूर्त चिंतन की अवस्थाएं 11 से 15 वर्ष है, और इसका नाम जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। सवाल ये भी पूछता है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की कितनी आयु है? तो 11 से 15 तक है। ये भी आपको दिमाग में रखना है। प्रतिदर्श सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। सिद्धांत से एक न एक सवाल हमेशा सीटेट में आते रहते हैं, इसलिए सिद्धांत का जो है मुख और सिद्धांत भी रट लेना है। तो प्रतिदर्श सिद्धांत जो है वो थॉमस के द्वारा दिया गया है। इसका जो प्रतिपादन थॉमस ने किया था। तो ये थॉमसन जो है प्रतिदर्श सिद्धांत का जो है वो थॉमसन के द्वारा दिया गया है, इसने प्रतिपादन किया था। तो ये सवाल भी आपको दिमाग में अच्छे से रखना है। अब बुद्धि लब्धि, ये सवाल एक सवाल भी टच रहता है सीटेट में, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग को दिमाग में रखना है। तो बुद्धि लब्धि यानी 111 से 120 तक जो अंक रहेगा वो तीव्र बुद्धि के अंतर्गत आएगा। यानी बुद्धि लब्धि की संख्या अगर 111 से 120 है तो वो तीव्र बुद्धि है, और 130 से अधिक है तो वो जो स्टूडेंट बच्चा होगा वो प्रतिभाशाली होगा। ये सवाल आता है कि किस तरह के बच्चे जो है प्रतिभाशाली रहते हैं? तो 130 जो है बुद्धि लब्धि वाले जो है प्रतिभाशाली रहते हैं। तीव्र बुद्धि बच्चे कितना? तो 110 से 115। सवाल आगे कह रहा इदम अहम और परा अहम, ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत किनके द्वारा रचित किए हैं, किनके द्वारा जो है ये सिद्धांत प्रतिपादन किया गया है? तो इनका फराडे से है। यानी इदम की चर्चा, अहम की चर्चा और परा अहम की चर्चा, ये सारे जो सिद्धांत हैं बाल शिक्षा के, वो सारा जो है फराड के द्वारा दिया गया है। तो इसका आंसर जो है फराड होगा। ये आपको दिमाग में रखना है, इदम अहम और परा अहम। ये सवाल भी इम्पॉर्टेंट है। सवाल आगे हम बात कर रहे हैं, तो ये जो है सिद्धांत से संबंधित सवाल आते हैं। अब मधुमणि, मधुमणि जो चित्रकला है, मधुवती जो है चित्रकला, ये हमारा बिहार से संबंधित है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो मधुवती ये चित्रकला पहले भी आया है, आप देखिए सेकंड बार भी आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पोचमपल्ली, ये शब्द जो है पोचमपल्ली, ये भी आपको चित्रकला से संबंधित होगा। तो पोचमपल्ली जो है यह किससे संबंधित है, ये भी सवाल आपको आ रहा है। तो पोचमपल्ली जो है आंध्र प्रदेश वर्तमान तेलंगाना में है। ये पोचमपल्ली एक जगह का नाम है, ये पोचमपल्ली एक जगह का नाम है। तो पोचमपल्ली जो है वो कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? ये भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है, और आंध्र प्रदेश की जो है ये वर्तमान में तेलंगाना में है। तो आंध्र प्रदेश अलग जो तेलंगाना हुआ है, तभी तेलंगाना आपको सही ऑप्शन चुनना पड़ेगा। या पोचमल्ली जो है, पोचमल्ली जो है, पोचमपल्ली ये तेलंगाना में है, अभी ऑप्शन आपको तेलंगाना चुनना पड़ेगा, पहले आंध्र प्रदेश होता। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ताकि ये तेलंगाना अलग हुआ है तो आपको दिमाग में रखना है। मनुष्य से 4 गुना तेज देख पाते हैं। पृथ्वी पर कौन ऐसा जीव है जो मनुष्य से 4 गुना देख पाते हैं? तो बाज, चील या गीध। यानी ये ऐसे हैं पक्षी
जो मनुष्य के 4 गुना तेज गति से देख पाते हैं, इनकी जो देखने की शक्ति है बहुत ज़्यादा है। तो आपको दिमाग में रखना है कि मनुष्य से 4 गुना तेज देख पाने वाला जो है वो कौन सा जीव है, तो बाज, चील या गिद्ध है। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट दिमाग में रखना है। तो इस तरह से ये सवाल भी आपको दिमाग में आ चुका होगा। और सीटेट ऐप है, इसके पहले भी वीडियो डाला गया है, वो इसके जो पार्ट 1 पार्ट 2 डाला गया है, उससे आप देख सकते हैं, उसमें सारा चीज़ बताया गया है। गोवा का खाना, ये जो है गोवा का खाना मुख्य क्या है, यानी गोवा के लोग क्या क्या मुख्य चीज़ खाते हैं, तो नारियल के तेल से बनी समुद्री की मछली है। यानी गोवा में जो खाना है वो नारियल के तेल से बने हुए ज़्यादा सामानों का इस्तेमाल किया जाता है, और समुद्र की मछलियाँ हैं, ये दोनों चीज़ जो है भरपूर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए वहाँ का जो है गोवा प्रदेश का जो है वो खाना के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये कौन कौन इस्तेमाल होता है, तो नारियल के तेल से बनी समुद्री की मछली, यानी समुद्री मछली जो है वो बना हुआ रहता है, इसमें तैयार किया जाता है। तो इस तरह से ये जो है गोवा का प्रमुख खाना है, वहाँ जो भी जाते हैं ये ज़्यादातर यही सब मिला जाता है। अब बात करें केरल, किसी भी करों के साथ उबलता हुआ, ये जो सवाल जो है अटपटा है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे बाद में। ये जो है थोड़ा सा गलती तरीका से आ चुका है इसमें स्क्रीन पर, इसको हटा रहे हैं, ये इसको डिलीटिंग कर देंगे। अब हम सवाल आगे कर रहे हैं, इस सिद्धांत से सवाल भी आते रहते हैं। तो सिद्धांत का सवाल आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। देखिए ये पियाजे जो है एस्किमा एक सिद्धांत दिए। तो पियाजे ने क्या किया एस्किमा के अंतर्गत, कि बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीज़ों का उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे एस्किमा कहते हैं। ये सवाल पहले भी आ चुका है कि एस्किमा क्या है, तो एस्किमा का हम लोग डिफाइन करेंगे, बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीज़ों का उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे एस्किमा कहते हैं। एस्किमा किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया, तो पियाजे के द्वारा। ये जो सवाल है इससे 2 सवाल बन रहे हैं। और पियाजे जो है आत्म सातीकरण भी है, तो आत्म सातीकरण का भी प्रतिपादन पियाजे किए थे। इसमें क्या था कि पुरानी जानकारी में नई जानकारी शामिल करना कहलाता है। यानी आत्म सातीकरण में क्या होता है कि पुरानी जानकारी में नई जानकारी को शामिल करना आत्मीकरण कहलाता है। तो इसका भी आपको आत्मीकरण क्या है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा पुरानी जानकारी से नई जानकारी को समाहित कर रहा है। सवाल अब आगे देखिए, यह भी सिद्धांत से संबंधित है। वाइगोत्स्की, तो वाइगोत्स्की जो है ये निजी वार्ता का प्रतिपादन किए, और वाइगोत्स्की में बच्चों को स्वयं से बात करना होता है। तो वाइगोत्स्की में बच्चों को स्वयं से बात करना रहता है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो इस तरह से ये सवाल भी आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले, समाजीकरण का द्वितीय कारक क्या है, विद्यालय है। ये समाजीकरण जो है सिद्धांत, इसमें द्वितीय कारक क्या है, विद्यालय, और प्रथम कारक आपका आएगा तो परिवार होगा। तो आपको दिमाग में रखना है कि समाजीकरण का द्वितीय कारक जो है विद्यालय है, और प्रथम कारक का भी आपको रखना है वो परिवार होता है। तो आपको सामाजिक का द्वितीय कारण ये पूरा कंप्लीट हो गया होगा, दोनों में कंफ्यूजन दूर हो गया प्रथम और द्वितीय में। अब हम सवाल आगे बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा समाजीकरण का प्रथम एजेंसी, ये देखिए सवाल आ चुका है। तो समाजीकरण का प्रथम एजेंसी परिवार है। ये परिवार ऑप्शन सही से चुनना है। ये 4 ऑप्शन एग्जाम में रहते हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन सही जो है ये परिवार वाला चुनाव करना है। तो समाजीकरण का प्रथम एजेंसी और द्वितीय एजेंसी दोनों कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा परिवार और एक विद्यालय, ये दोनों दिमाग में रखना है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, सवाल जो है गलती वहाँ से मार के आ जाते हैं एग्जाम में। अब सवाल आगे बात कर रहे हैं घरों से संबंधित प्रश्न, यानी किस स्टेट में किस तरह के घर बने रहते हैं, क्या विशेषता है, इसकी हमको जानकारी रखना है। इससे भी एक एग्जाम में आता है। तो असम आप देख रहे हैं, तो असम की हम बात कर रहे हैं। तो असम में कैसे घर बने रहते हैं, तो असम में बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर होते हैं। कहीं भी ऑप्शन देखिए कि बांस के खंभे पर बने ऊंचे घर किस स्टेट में बनाया जाए, किस राज्य में, तो उसका ऑप्शन असम चुनना है। तो असम के घरों की विशेषता आप देख लिए। इसी तरह से और विशेषता है, अब गणितीय तर्कना का सूचक है। गणितीय तर्कना का सूचक क्या है, तो तर्क संगतता की क्षमता, तर्क संगतता की क्षमता है। गणितीय तर्कना का सूचक क्या है, तो तर्क संगतता की क्षमता है। ये दिमाग में रखना है। ये भी आपको सवाल अच्छे से कॉन्सेप्ट बैठा लेना है। तो गणितीय तर्कना का सूचक जो है वो आपको रखना है तर्क संगतता की क्षमता से। सवाल आगे हम देख रहे हैं, स्क्रीन पर आ चुका है, जड़ों का समूह। तो जड़ों का समूह हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, तो मूल्य के जड़ों का समूह को खाते हैं, गाजर के जड़ों का समूह को खाते हैं, और चुकंदर। ये सवाल आते रहता है कि किनके कौन सा फसल या कौन भी फल का हम लोग जड़ का इस्तेमाल करते हैं खाने में, तो ये सवाल आते हैं। तो जड़ों का समूह क्या क्या है, तो आपको देख लिए। अब सवाल आगे क्यों ना बढ़ रहे हैं, बच्चे पर्यावरण अध्ययन सबसे अच्छी तरह से कैसे सीख सकते हैं।
तो बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सबसे अच्छे तरीके से सिखाने का सबसे मार्ग जो है उसको भ्रमण के माध्यम से होता है। इसलिए टूर जो है यह स्कूल में साल में 2 बार किया जाता है ताकि बच्चे परिभ्रमण भ्रमण करके सीखें। अब उसके बाद वान हेले संबंधित है किससे? ज्योमेट्री चिंतन से। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखना है। ज्योमेट्री चिंतन से संबंधित कौन है? वान हेलेस। वान हेले वैज्ञानिक का नाम है। तो वान हेले किससे संबंधित है? तो ये ज्योमेट्री चिंतन से है। ये सवाल थोड़ा सा आता है तो लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं, इसको अच्छे से कंसेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए। तो वान हेलेस जो है वो हमारा ज्योमेट्री चिंतन से संबंधित है। सवाल आगे स्क्रीन पर आ चुका है। मच्छरों से फैलने वाले बीमारी। आप देखिए ये मच्छरों की संख्या जहाँ बढ़ जाती है तो वहाँ कौन कौन से बीमारी होते हैं ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो मच्छर से फैलने वाली बीमारी जो होगा डेंगू और चिकनगुनिया, मलेरिया। ये आपको दोनों सवाल आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। तो डेंगू हो गया और चिकनगुनिया, मलेरिया हो गया। तो मच्छरों से फैलने वाली ये बीमारी है, ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में रखना है। सवाल आगे है चिंतन में शामिल है। तो चिंतन में शामिल है संकल्पना, भाषा, कल्पना। तो ये चिंतन जो है इसमें कौन कौन चीज़ शामिल है? तो चिंतन में आपको शामिल संकल्पना हो जाएगा, भाषा होगा, कल्पना होगा। अब लौह तत्व के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी किसमें लौह तत्व सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। आंवला, गुड़, पालक। तो इसलिए लौह तत्व का प्रचुर मात्रा किस चीज़ में पाया जाता है? तो आंवला में, गुड़ में से आपको मीठा और पालक में पाया जाता है। ये भी सवाल आपको रखना है दिमाग में। अपनी गर्दन सर्वाधिक पीछे तक घुमा सकता है। तो अपनी गर्दन सर्वाधिक पीछे तक कौन सा जो है पक्षी घुमा सकता है? इसका आंसर जो है वो उल्लू है। यानी उल्लू ऐसा जानवर है जो पूरे गर्दन को आगे से पीछे तक घुमा करके सबसे ज़्यादा घुमा सकता है। तो अपनी गर्दन का सर्वाधिक पीछे तक घुमा सकने वाला जो है उल्लू है। महात्मा गांधी की दंडी यात्रा कब यात्रा शुरू हुआ था? तो महात्मा गांधी ने दंडी यात्रा जो है वो शुरू किया था 12 मार्च 1930 को। और ये 12 मार्च 1930 को हुआ था कहाँ से शुरू हुआ? तो साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि महात्मा गांधी का दंडी यात्रा 12 मार्च, इसमें सबसे जो डेट है ये 12 मार्च याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए आप जो है मार्च जो 12 है ये दिमाग में रखिए, इसी में लोग कन्फ्यूज करते हैं। तो महात्मा गांधी का दंडी यात्रा 12 मार्च 1930 में, इसमें इंपॉर्टेंट 12 मार्च है। और कहाँ से शुरू किया? तो साबरमती आश्रम से शुरू किया गया है। सवाल आगे की ओर देख रहे हैं। गुजरात के निकटवर्ती राज्य, ये जो है एक न एक सवाल आता है। बिहार से निकटवर्ती क्या है? आंध्र प्रदेश से निकटवर्ती राज्य क्या है? गुजरात से क्या है? ये सारे सवाल आते रहते हैं। तो हमें यहाँ देख रहे हैं गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, यही सवाल है। और ये आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान ये आपको दिमाग में रखना है। ये गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं, ये भी आपको कंप्लीट में रखना है। अब हम सवाल कर रहे हैं कि किस राज्य में मुख्य जो बोली है जो है वो अंग्रेजी है। फसल की जगह बोली होगा तो नागालैंड में जो है मुख्य जो है अंग्रेजी जो बोला जाता है। अब टेपियोको का दूसरा नाम क्या है? कसावा। ये हमारा जो है ये नाम जो है बदलते रहते हैं, ये देखते हैं कुछ कुछ नाम का नामकरण जो है अलग तरह से किया गया है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर क्या होगा? तो ये अपरिभाषित है, ये आपको दिमाग में रखना है। ये भी सवाल आपको सीटेट में आ चुका है। ये सारा सवाल जो है रिपीटेड है। किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर क्या होगा? तो अपरिभाषित होगा। इसका आंसर अपरिभाषित होगा, इन्फिनाइट्स होगा। ये भी आपको दिमाग में रखना है। लोकसभा में समास क्या है? तो तत्पुरुष समास है। ये हिंदी से सवाल आ गए हैं और इसे ये सीटेट में संबंधित है। भारत में हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो राजभाषा है। भारत में हिंदी जो है वो किस प्रकार की भाषा है? तो राजभाषा है। और सवाल दुर्व्यवहार का संधि विच्छेद क्या है? दुर जो व्यवहार, इसमें विसर्ग है इसलिए विसर्ग संधि है। दुर्व्यवहार का संधि विच्छेद करेंगे तो दुह जो व्यवहार होगा और किस प्रकार की संधि है? विसर्ग संधि है। इससे 2 सवाल आपको निकल रहे हैं। 4 चांद लगाने का अर्थ क्या है? तो 4 चांद लगाने का अर्थ है कि बहुत अधिक शोभा बढ़ा देने वाला। ये मुहावरा है, ये हिंदी से रिलेटेड है। ये भी सवाल आपको टच करते रहते हैं। तो चांद लगा दिए का अर्थ है, यानी चांद लगाना का मतलब है कि 4 चांद लगाना का मतलब है बहुत अधिक शोभा बढ़ा देना। ये मुहावरा है, ये आपको भली बात है, इसको भी दिमाग रखना है। ये भी सवाल जो है टच करते रहते हैं। संस्कृत शब्द में उपशब्द क्या है? सम लगा हुआ है। ये आपको उपसर्ग से संबंधित भी एक सवाल आता है, उपसर्ग पर भी कंप्लीट आपको रखना है। तो संस्कृत शब्द में जो है पहले सम बना है, तो सम जो कृत होता है तो इस तरह से सम जो है हमारा इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग आपको पता है कि ये जो है कोई भी शब्द के पहले लगता है। जीन पियाजे में किस सिद्धांत का जो है ये प्रतिपादन किया? तो जीन पियाजे के द्वारा जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है ये दिया गया है। ये सवाल आपको पीछे भी करवाया गया है, फिर भी करवाया जा रहा है, यानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो जीन पियाजे जो है ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किया गया। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ये बहुत सवाल इंपॉर्टेंट है।
कोहलवर्ग, ये दिमाग में आपको रखना है कि नैतिक जो है विकास का सिद्धांत किसने दिया, कोहलवर्ग ने। ये आपको रट लेना अच्छा से, ये सिद्धांत से सवाल एक 100% आता है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलवर्ग दिया। न्यून कोण में कोण का कितना बनेगा, 90 से कम, यानी 90 से जो भी कोण बनता है उसको न्यून कोण बोलते हैं। अधिक कोण 90 से ज़्यादा बनता है उसको हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। और जो 90 डिग्री का फिक्स बनेगा, निश्चित 90 डिग्री का बनेगा, उसको हम लोग समकोण बोलते हैं। तो ये तीनों कोण दिमाग में रखा, न्यून कोण 90 से कम रहेगा, अधिक कोण 90 से ज़्यादा रहेगा, और समकोण रहेगा वो नेट 90 डिग्री का रहेगा, एकदम फिक्स है 90 डिग्री का। ये तीनों सवाल को कंप्लीट हो गया। पियाजे के अनुसार सूचनाओं को पैकेट क्या कहलाता है, तो स्कीमा। पियाजे के अनुसार सूचनाओं का पैकेट क्या कहलाता है, स्कीमा। स्कीमा पर सवाल पिछले भी आ चुका है और फिर यहाँ चर्चा है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो मधुमक्खी का पालन का समय क्या है, अक्टूबर से दिसंबर तक। यानी मधुमक्खी का सबसे जो पालन का है सही रूप से किस मौसम में किया जाता है, किस मंथ में, तो अक्टूबर से दिसंबर तक किया जाता है। ये भी आपको दिमाग में रखना है। अब सवाल आगे हम बात करें पियाजे। ये पियाजे हमारे जो है ये बाल शिक्षा से बहुत संबंधित है, इससे एक न एक टच रहता है हमेशा, इसलिए इस लेसन को पूरा कंप्लीट करना है। पियाजे क्या है, तो पियाजे समावेशन है, इसे पुरानी जानकारी को नई जानकारी के साथ शामिल किया जाता है। पियाजे के अनुसार समावेशन में क्या किया जाता है, पुरानी जानकारी को नई जानकारी के साथ शामिल किया जाता है, ये पियाजे के द्वारा दिया गया। अब आगे हम पढ़ते हैं पूर्व संक्रियनात्मक अवस्था क्या है, तो 2 से 7 वर्ष तक। ये अवस्थाएं जो है, ये सारे अवस्थाएं जो है बच्चों का शैशवावस्था सब, उससे सवाल एक आता है, वो भी आपको कंप्लीट करना है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष तक है। यह भी सवाल है, गणित का प्रकृति कैसी होती है, तो गणित का प्रकृति तार्किक, श्रेणीबद्ध, अमूर्त होती है। ये आपको भी दिमाग में रखना है। तो गणित का जो है प्रकृति कैसी रहेगी, तार्किक रहेगी, श्रेणीबद्ध रहेगी, अमूर्त रहेगी। ये भी सवाल आपको कंप्लीट करके अच्छे से रखना है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। सवाल आगे कह रहा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल जब भी आता है तो लोग कंफ्यूज में चल जाते हैं, क्योंकि ये जो उत्तराखंड जल्दी में अलग हुआ है, तो उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट। तो इस तरह से ये भी सवाल रखना है। हाथी से संबंधित भी सवाल आते हैं, कुछ हाथी के बारे में विशेष बातें हैं, डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। ये झुंड की सरदार में बोधी मादा एक दिन में 100 केजी पत्ते खा सकते हैं। इस तरह से ये हाथी की विशेषता थी, ये भी सवाल आते हैं। अब आगे हम बात करें, कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है, मैना, झटके से। अब पूरा ज़्यादातर तो घुमाने वाला कौन है, तो वो हमारा ज़्यादा उल्लू ज़्यादा